अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो इस चैप्टर का जो टॉपिक 12.1 था वो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे आई होप। तो अब जो है वो टॉपिक 12.2 है, जिसमें जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स हैं कि अगर इसका कॉन्सेप्ट मैं दुनिया से ख़त्म कर दूँ तो आप लोग जो है वो आज से 200-300 साल पहले चले जाओगे। अगर इसका कॉन्सेप्ट दुनिया से ख़त्म हो जाए, ना आपका मोबाइल काम का रहेगा, ना ही ये कोई काम करेगा, और ना ही जो है आपके पास किसी की कॉल आएगी, ना ही आपकी कॉल जाएगी, ना ही आपको जो है वो कोई बात समझ आएगी। इतना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बता चुका हूँ इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस। तो अब इस टॉपिक को हमने पढ़ना है। तो वो बच्चे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा। 80,000 सब्सक्राइबर्स अल्लाह के फजलो करम से एमी इंग्लिश सेंटर के हो गए हैं, और डोनेशन जो जमा की थी वो भी 80,000 के करीब थी, यानी 75,000 तक हुई थी हमारे पास, 75,000 और उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो आज जो है वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ना है। तो देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझ लो कि उसकी बहुत सारी खसूसियत है। सबसे पहली खसूसियत ये समझ लो, जो कि बहुत ज़्यादा होती है इस्तेमाल, के ये कोई एनर्जी जो है वो मतलब पार्टिकल्स कैरी नहीं करती। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल्स कैरी नहीं करती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, वेव का काम ही होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, तो ये भी एनर्जी को सिंपल ट्रांसफ़र करती है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसकी जो स्पीड है, यानी जिस स्पीड से ये मूव करती है, यानी आप भी एक स्पीड से कहीं जाते हैं ना, तो ये भी एक स्पीड से जाती है। तो ये स्पीड जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा है, 3 × 10⁸, यानी 1 सेकंड के अंदर दुनिया के 7 चक्कर लग जाएंगे। अगर कोई यहाँ से कराची से लाहौर गया हो ट्रेन में या प्लेन में भी गया हो तो उसको पता है घंटों लगते हैं, मिनटों में कभी ये सफ़र तय नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बैठ के जाओगे ना लाहौर, तो आँख झपकाने से पहले ही पहुँच जाओगे लाहौर। लेकिन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बैठ नहीं सकते। और एक थ्योरी भी है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करोगे ना तो आपका मास इन्फिनिटी हो जाएगा। अब वो बहुत आगे की थ्योरी है, आइंस्टाइन की थ्योरी है, उसको आगे पढ़ेंगे। अभी ये पढ़ते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे पहली खुसूसियत देख लो कि ये ट्रांसफ़र होती है नेचर में। ट्रांसवर्स का क्या मतलब है कि इसके पार्टिकल्स तो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इसकी जो फील्ड्स है, पार्टिकल नहीं, इसकी फील्ड जो है वो तो परपेंडिकुलर होती है, लेकिन ये जो है वो जिस डायरेक्शन में मोशन करती है, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जिस डायरेक्शन में मोशन करेगी उसके परपेंडिकुलर होगी इसकी फील्ड। समझ लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और ये आपकी इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो ये आ गई आपकी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये बात याद रखना, मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया है, ये चीज़ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, लेकिन ये परपेंडिकुलर आपको इसलिए नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये 2D बोर्ड है। अगर 3D बोर्ड होता ना तो ये मैंने इस तरह से बनाई है, एक वेव ऐसे बनाई है और दूसरी वेव ऐसे बनाई है। एक वेव ऐसे बनाई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो ये ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, नीचे मैग्नेटिक फील्ड ले लो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑरेंज से शो की जा रही होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑरेंज से शो की जा रही होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो है वो रेड से शो की जा रही होती है। अच्छा, तो अब इसकी और खसूसियत पढ़ते हैं। भाई, ट्रांसवर्स का आपको पता है क्या होता है। ट्रांसवर्स अगर कोई है वेव तो उसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन इसमें पार्टिकल्स नहीं होते, इसमें होती है फील्ड्स। तो फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होगी, यानी अगर वेव उस तरफ जाएगी तो उसकी जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर मोशन करेगी। जैसे कि मैंने यहाँ बना दिया, आप देख भी सकते हो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये देखो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देखो आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसफर वेव इन नेचर। दे आर कंपोज्ड ऑफ वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑक्सिलेट परपेंडिकुलरली। अच्छा, ये बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होती हैं, पैरेलल नहीं होती, परपेंडिकुलर्स होती हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे ना तो ये भी एक दूसरे के आ रही होंगी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के होती हैं परपेंडिकुलर, और द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज परपेंडिकुलर टू द बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो जो ये वेव की डायरेक्शन है ना, मतलब जो ये वेव जिस डायरेक्शन में मोशन करेगी
उस डायरेक्शन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगी। मतलब इसकी डायरेक्शन जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी परपेंडिकुलर है। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक है, बात समझ गए? अच्छा, ये जो वेव है वो पार्टिकल कैरी नहीं करती, ना चार्ज पार्टिकल कैरी करती है ना पार्टिकल कैरी करती है। ये कैरी करती है एनर्जी, और वो भी पैकेट्स में, जिसे हम आगे क्वांटम थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कोई बोले आपसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कैरी करती है, तो आप बोलेंगे कि ये कोई पार्टिकल कोई चार्ज कैरी नहीं करती, बस इसके अंदर फील्ड होती है। फील्ड क्या? एक फोर्स होती है इसके अंदर। अच्छा, इट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ सी। अब सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड तो वैसे तो आप v से डिनोट करते हो, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करा जाता है, जो कि होता है ये लिखी हुई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ये मूव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मोशन करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आपके पास सन से जो लाइट है वो ज़मीन पर आ जाती है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मोशन करने के लिए अगर स्पेस की ज़रूरत होती, मतलब किसी मीडियम की ज़रूरत होती, तो कभी भी जो आपके पास रोशनी है सन से वो ज़मीन पे नहीं आ पाती, क्योंकि आपको पता है ज़मीन और सन के दरमियान कई 100 किलोमीटर कई 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और उसके अलावा बीच में कोई मीडियम नहीं है। यानी स्पेस में कोई भी आपके पास मीडियम मौजूद नहीं होता, एयर नहीं होती। तो इसीलिए अगर एयर की वजह से ये मूव करती तो ये कभी भी सन से हमारे पास नहीं आ पाती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मोशन करने के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपिगेट करने के लिए या पैदा करने के लिए किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब इसको आगे ट्रैवल कराने के लिए। हाँ, पैदा करने के लिए तो मीडियम चाहिए होगा। मतलब अगर सन में धमाके हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो रही है, और मुख्तलिफ जगह तरीके से होती है। एक्सरे की मदद से, एक्सरे यानी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की मदद से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है, और साथ ही साथ पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है। हाँ, लेकिन किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती इसे मूव करने के लिए। अगर बीच में कुछ भी नहीं है ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरी आवाज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती ना और बीच में कुछ भी नहीं होता, तो मेरी आवाज़ आपको बगैर मीडियम के सुनाई देती। लेकिन आपको पता है कि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, उसको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगले पॉइंट में कहते हैं कि इट विल ट्रेवल थ्रू अ transparent medium, however they will slow down when traveling through a denser medium like water और glass। देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो गुजर सकती है किसी भी जो है वो मीडियम से, लेकिन इसकी स्पीड हल्की हो जाती है ख़ास तरह के मीडियम्स में। मतलब अगर वाटर और गिलास से ये वेव गुजरेगी ना तो इसकी स्पीड फ़र्क हो जाएगा, उसकी स्पीड में फ़र्क आएगा, कम हो जाएगी। ठीक है, स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गिलास और वाटर डेंसर होते हैं, डेंस्ड होते हैं। डेंस्ड का मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं कम जगह पर, तो इसलिए उसकी स्पीड में फ़र्क आ जाता है। इट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। तो आपने जो लॉस पढ़े थे ना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन के, वो इस पे लग जाते हैं। यानी रिफ्लेक्शन क्या कि लग कर चीज़ का वापस आ जाना सेम एंगल पे। डायफ्रैक्शन क्या कि एक मीडियम से, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाना तो स्पीड कम हो जाना, और वापस रेयर मीडियम में आना तो स्पीड ज़्यादा हो जाना। डायफ्रैक्शन क्या? बेंड हो जाना ऑब्स्टिकल से या ज़्यादा स्प्रेड करना। तो ये इस पर भी ये डिपेंड करती है। ठीक है, हाँ, इट्स फ्रीक्वेंसी डिपेंड ओनली ऑन द सोर्स दैट प्रोड्यूस द वेव, थस फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अच्छा भाई देखो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो डिपेंड करती है उस चीज़ पे कि इसे किससे पैदा करा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटीना की मदद से पैदा करूँगा ना, एंटीना की मदद से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है, वो भी सिखाता हूँ। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटीना की मदद से पैदा करूँगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, और अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सन से जो आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बल्ब यानी ये जो लाइट है इससे पैदा हो रही है, यानी इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो रही है, जो आपको नज़र आ रहा है ना स्क्रीन, बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी आंखों में जा रही है जिससे आपको नज़र आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो हर अलग अलग किस्म की फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसे जो है हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसे आगे बढ़ते हैं। तो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की वेव्स होना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
उसमें मुख्तलिफ बैंड होते हैं फ्रीक्वेंसीज़ के, वेवलेंथ के। वेवलेंथ पता है तो फिर फ्रीक्वेंसी तो पता वैसे ही चल जाती है। तो वेवलेंथ मुख्तलिफ है तो फ्रीक्वेंसी भी मुख्तलिफ है, क्योंकि ये एक दूसरे पे इन्वर्सली डिपेंड करते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखना कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन करती है ना, तो उस मोशन करने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर एयर था और यहाँ ग्लास है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर से ग्लास में गई, ठीक है, ये समझ लो एयर है, ये हिस्सा एयर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर से ग्लास में गई और दोबारा एयर में आई, तो इस सिचुएशन में इसकी फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होगी। स्पीड में फ़र्क पड़ेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी कोई तब्दील नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी जो थी वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है और किसी भी चीज़ के अंदर से पेनिट्रेट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी फ़र्क आता है, नहीं, फ्रीक्वेंसी हमेशा इसकी सेम रहती है। उसकी ख़ास वजह है जो कि आगे बताऊँगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब एयर से ग्लास में जाएगी और ग्लास से वापस एयर में आएगी, तो जो फ्रीक्वेंसी एयर में थी वही ग्लास में भी होगी और दोबारा एयर में वही मिलेगी आपको। मेन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो कंपोनेंट क्या है कि इसके जो विजिबल लाइट होना, इसका जो है वो इंफ्रारेड होना, इसका अल्ट्रावायलेट होना, ये इसके जो है वो कंपोनेंट है, इसके हिस्से हैं, ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट क्या होता है वो हम पढ़ते हैं आगे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एनर्जीज। तो हमेशा याद रखना, भी मैंने बता भी दी थी पहले, थोड़ी देर पहले बात, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की नहीं होती, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ की होती हैं, और मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। सबसे छोटी वेवलेंथ जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है ना, उसको हम बोलते हैं रेडियो वेव, जो कि हमारे मोबाइल सिग्नल से निकलती हैं। जब आप बात करते हैं ना, तो यहाँ से ट्रांसमीटर से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे मैंने ये कान, मेरे पास मोबाइल तो है ही ऑलरेडी, तो मैं हाथ पे लगाया हुआ हूँ, तो जब मैंने ये कान पे लगाया हुआ है मोबाइल, तो इस मोबाइल के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोबाइल पे नहीं बता रहा हूँ, आपको ही बता रहा हूँ, याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल नहीं होती, आप उसे नहीं देख सकते, क्योंकि कभी भी आपने देखा है कि यहाँ से कोई वेव निकल के जा रही हो और आपकी बात आगे लेके जा रही हो, नहीं ना। तो इसीलिए ये याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ख़ास मतलब विजिबल नहीं होती, देख नहीं सकते आप। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल होती है उसे बोलते हैं विजिबल लाइट। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी भी होती हैं कि जो विजिबल नहीं होती, और ख़ास फ्रीक्वेंसीज़ की भी होती हैं जो कि विजिबल होती हैं। अब वो कौन सी फ्रीक्वेंसी से वो आगे पढ़ेंगे, उसे ही बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो मैंने बता दी ये बात। अब यहाँ पे देख लो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन सब का जो मजमुआ है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे अभी पीछे पढ़ा था हमने, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, येलो, ऑरेंज, रेड, उनका स्पेक्ट्रम को बोला, उनकी जो बैंड था उसको स्पेक्ट्रम बोला था। तो इसी तरह से यहाँ भी है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास जो है एक चार्ट बना दिया मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ वेवलेंथ लिख दी, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8। तो ये तमाम जो वेवलेंथ है मिलके क्या बना रही होंगी, स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियो वेव होगी, फिर उसके आगे विजिबल होगी। ये 10 की पावर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई है, वो आगे पीछे हो सकती है, मैं भी बता देता हूँ देखकर, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किन किन चीज़ों से निकल रही होती है, मोबाइल से निकल रही होती है, माइक्रोवेव से निकल रही होती है, और टीवी से निकल रही होती है, बल्ब से निकल रही होती है, सन से आ रही होती है, इंसान में से भी निकल रही होती है, और मॉलिक्यूल जब रोटेशनल वाइब्रेशन करते हैं उससे निकलती है, रोटेशनल मोशन करते हैं उससे निकलती है, जब एक पार्टिकल वाइब्रेशन करता है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, एंटीना से निकलती है, बहुत सारी चीज़ों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। वाईफाई का जो आपके पास सिग्नल होता है उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन से जो निकलती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इंफ्रारेड भी होती है, विजिबल भी होती है, और अल्ट्रावायलेट भी होती है। उसको अभी आगे भी पढ़ना है हमने। अच्छा,
तो जो आपके पास रेडियो वेव होती है ना, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है, रेडियो वेव की आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है 10 की पावर 5 से लेकर 10 की पावर 1 तक। ये जो फ्रीक्वेंसी की वेव होगी ना, इसको बोलोगे आप रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव, वेव्स नहीं। तो रेडियो वेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, मगर इसमें खसूसियत क्या होती है कि इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी वेवलेंथ अलग होती है। ठीक है, बाकी वेव से। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ देख लो, उसके बाद यहाँ देख लो, नज़र आ रहा होगा, आई होप नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आती है आपके पास, ऐसे कर देता हूँ इसको, हाँ इस तरह से बेहतर आएगा नज़र। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर -4 तक होती है। ये वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, सॉरी, ये वेवलेंथ दी हुई है आपको। ठीक है, तो वो जो वेवलेंथ होती है उसकी 10 की पावर -1 से लेकर 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर -4 तक होती है माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो इस तरह की वेव, इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप क्या कहते हो? माइक्रोवेव। अच्छा, उसके बाद शुरू हो जाती है आपके पास विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से पहले जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो इंफ्रारेड होती हैं। ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये बना हुआ इंफ्रारेड लिखा हुआ है। तो रेड लाइट से पहले जितनी भी वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन्हें आप कहते हो इंफ्रारेड। ठीक है, उसके बाद आती है विजिबल लाइट जिसकी वेवलेंथ होती है -4 से लेकर -9 तक। अभी हमने पढ़ा भी था, -4 से लेकर -9 तक जो आपके पास आती है विजिबल लाइट, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? यहाँ पर आप देख सकते हो, -4 से लेकर -9 तक। अच्छा, फिर -9 से लेकर आपके पास शुरू हो जाती है इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, -9 के बाद अब यहाँ देखो कि -9 से लेकर -13 तक आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसको बोलते हो आप एक्सरे। इस वेवलेंथ को आप, इस वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बोलते हो एक्सरे। अच्छा, -9 से लेकर और सो ऑन, यानी -18 से आगे तक जो वेवलेंथ आती है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसको आप क्या बोलते हो? गामा रेस। अब ये तमाम वेव अलग अलग तरीके से पैदा की जाती हैं। मतलब अगर आपको रेडियो वेव पैदा करना है तो एंटीना के ज़रिए से करोगे, माइक्रोवेव पैदा करनी है तो माइक्रोवेव के ज़रिए से करोगे जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का दखल अंदाज होगा। अच्छा, विजिबल लाइट आपने पैदा करनी है, यानी विजिबल लाइट वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करनी है तो आप बल्ब के ज़रिए से या सूरज से पैदा होगी वो। एक्सरे पैदा करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन की मदद से करोगे। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरता है ना तो वो स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उसे अपने पास खींचता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन स्लो होता है तो वो उस वक्त कुछ एनर्जी निकालता है, वो एनर्जी जो है वो एक्सरे होती है, और ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है। गामा रे, जब एक न्यूक्लियस टूटता है उस सिचुएशन में निकलती हैं गामा रेस, और गामा रेस की वेवलेंथ की रेंज मैंने आपको बता दी। तो ये तमाम रेंज को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। और इन स्पेक्ट्रम में जो ये आपके पास चीज़ें आ रही हैं ये हैं कंपोनेंट, यानी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो ये माइक्रोवेव, रेडियो वेव आ रहे हैं इनको बोलते हैं हम कंपोनेंट। एक है तो कंपोनेंट, मुख्तलिफ है तो कंपोनेंट्स। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस वेव की होती है? रेडियो वेव। अब वो सबसे कम क्यों होती है? कि भाई आप उसको अपने पास लगाते हो, रेडियो वेव आपके कान के पास की तरफ से भी निकल रही होती हैं, आप टीवी से निकलकर आपको मिल रही होती हैं। अगर वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होगी तो ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी तो ज़्यादा नुकसान। आपको पता है ना, एनर्जी जितनी ज़्यादा हो नुकसान होगा आपको। एक बच्चा आपको मुक्का मारे और एक बड़ा मुक्का मारे आपको, तो दर्द कहाँ ज़्यादा होना है? बड़े को ना, बड़े के मारने पे। तो इसी तरह से अगर रेडियो वेव कम फ्रीक्वेंसी की नहीं होगी तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से माइक्रोवेव ज़्यादा एनर्जी की होती हैं, ठीक है, वेवलेंथ उसकी छोटी होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। विजिबल लाइट, अगर आप बहुत देर तक लाइट को देखते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी आंखों में जाती हैं तो आपको आंखों में जलन मचता है। उसकी वजह क्या बनती है? कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। इसी तरह से एक्सरे, अगर आप डायरेक्ट देख लो
मतलब एक्सरे अगर आपकी आंखों से गुजार दी जाए तो बड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से गामा रे अगर आपकी आंखों से गुजर जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तरीक़ेकार थे। अब यहाँ छोटी सी एक बात लिखी हुई है, फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ द इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंटेन ऑल रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा रेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रे एंड गामा रे। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में आपके पास क्या आती है? एक्स रे और गामा रे। इंफ्रारेड रेडिएशन में आपके पास क्या आती है? माइक्रोवेव और जो है वो रेडियो वेव। और विजिबल लाइट इन दोनों के दरमियान में आती है, यानी इंफ्रारेड से पहले आती है, अल्ट्रावायलेट के बाद आती है। ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है आपके पास? इंफ्रारेड रेडिएशन की। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड रेडिएशन की। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है आपके पास? आपके पास होती है रेडियो वेव की। और आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है आपके पास गामा रेस की। इसीलिए गामा रेस में एनर्जी ज़्यादा होती है। अभी मैंने इन दोनों का रिलेशन बता दिया था, इन्वर्सली होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन इन्वर्सली होता है, और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन डायरेक्टली होता है। वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, अब आ जाओ कुछ वेवलेंथ, कुछ इनकी वेव्स को स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जाम बता रहे हैं और किन किन चीज़ों में होती है ये बता रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। रेडियो वेव एंड टीवी। देखो रेडियो एंड टीवी, रेडियो और टीवी से जो आपको पास वेव निकलती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनको बोलते हैं आप रेडियो वेव्स। ठीक है। माइक्रोवेव से जो आपके पास वेव्स निकलती है ना, उन्हें आप बोलते हो माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ओवन देखा है ना, उसमें निकलती हैं माइक्रोवेव्स, तो उन्हें बोलते हो आप माइक्रोवेव्स। और वो कैसे निकल रही होती है? एक्सीलरेटिंग पॉइंट चार्ज एंड थर्मल एजिटेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड में ये दोनों चीज़ें भी आ जाती हैं जो हमने ऊपर पढ़ी। विजिबल लाइट आपके पास कोई भी बल्ब और मुख्तलिफ सोर्सेज से निकल सकती है। उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट में आपके पास एक्सरे आती है। एक्सरे आपके पास कैसे निकलती है? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरता है, या एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करता है, तो फिर कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है। अच्छा, गामा रे जो है वो आपके पास जब एक न्यूक्लियस टूटता है ना, रेडियो एक्टिव डीके पढ़ा था हमने, रेडियो एक्टिविटी, तो उस सिचुएशन में, और गामा रे कौन निकाल रहे होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकाल रहे होते हैं जो टूटते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम गामा रे, न्यूक्लियर्स डीके कह रहे हैं जिसे हम। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो कंपोनेंट बताओ जो कि मोर सिग्निफिकेंट हो देन द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। तो आपके पास विजिबल लाइट आएगी इसमें, इसका आंसर है विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट नहीं, इसका आंसर है आपके पास माइक्रोवेव और रेडियो वेव। रेडियो वेव और माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है विजिबल लाइट से, रेड लाइट से। अच्छा, बोलना है 4 प्रॉपर्टीज बताओ कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 4 ऐसी प्रॉपर्टीज जो कॉमन होती है तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो ये तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना, उनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸, चाहे वो रेडियो हो या माइक्रो हो या एक्सरे हो या गामा रे हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और जो खसूसियत होती है, ये तमाम की तमाम जो है वो ट्रांसफरेंस होती है नेचर में। अच्छा, तीसरी जो खसूसियत है वो ये है कि इन चारों वेव्स को, मतलब चाहे वो मैग्नेटिक वेव्स हों, चाहे वो आपके पास माइक्रो वेव्स हों या रेडियो वेव्स हों, या आपके पास एक्सरे हो, गामा रे हो, इन तमाम के अंदर जो एक और चीज़ कॉमन है वो ये है कि इनमें से किसी को भी मोशन करने के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो थोड़ा सा सांस फूल रहा था इसलिए अटक रहा था बार बार। तो इन चारों वेव्स को मोशन करने के लिए स्पेस में से मोशन कर जाती हैं, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये चारों वेव अलग अलग तरीके से पैदा होती हैं, एक ही तरीके से पैदा नहीं होती, लेकिन ये चारों वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और ये चारों वेव्स जो हैं वो ट्रांसफर्स होती है नेचर में, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। हाँ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चारों में अलग अलग होगी, लेकिन ये होंगी चारों की चारों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उस डायरेक्शन के भी ये दोनों फील्ड्स परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये इसका छोटा सा जवाब था। इन राइटन तो मैंने इसे नहीं लिखा,
लेकिन मैंने आपको बता दिया। इन राइटन भी मैं जब लिखवा दूंगा, जब मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा ना, तो उसमें यही क्वेश्चन मौजूद है, तो वो उस वक्त करा दूंगा। तो अब आखिरी टॉपिक है इसके बाद हमारा यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हंड्रेड्स ऑफ यूजेस हैं, तमाम पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इसमें लिखे हैं वो तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। और मैं देखता भी रहता हूँ इन चीज़ों के यूजेस, क्योंकि मैं जो है वो मेरी फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर इलेक्ट्रॉनिक्स अधूरी है। जैसे a+b के बगैर मैथ अधूरी है ना, अलजेब्रा के बगैर मैथ अधूरी है, या माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन साइंस के बगैर मैथ अधूरी है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स अधूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझे बगैर, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। बहुत डिटेल में जाके गाइड कर दिया, और ये पॉइंट्स तो वही लिखे हुए हैं जो कि मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बताए थे, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए।